हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 10 और 11 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स एमसीक्यू इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। कई तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे नए संसद भवन का शिलान्यास हुआ है तो कितने में बन रहा है, कैसा बन रहा है, कहाँ पर है, कैसे है, इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 जारी हुआ है। तो क्लाइमेट जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर्यावरण, उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, उसमें भारत की स्थिति क्या है, दुनिया की स्थिति क्या है। WHO फाउंडेशन है वो बना है, तो उसके पहले CEO बने हैं कौन है, जिनका नाता भारत से है। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड है। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने किस भारतीय संगठन को अवार्ड दिया है। तो इससे रिलेटेड कई सारे और भी क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी से नवंबर तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, PDF है विद नोट्स है, MCQ है 1200 से ज़्यादा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज़रूर देखना। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास किया। तो इसकी निर्माण की लागत कितनी है? प्रस्तावित जो लागत है वो क्या है? आंसर होगा 971 करोड़ रुपए। ओके, देखिए इससे पहले अनुमानित जो लागत थी वो कम बताया जा रहा था इससे, लेकिन अभी जैसे द हिंदू में मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें ये लागत जो है ये बताई गई। ओके, तो नया जो संसद भवन है वो वर्तमान संसद भवन के ठीक सामने होगा और 24 या 22 महीने के आसपास टारगेट रखा गया है, यानी 2022 तक इसको बनाने का टारगेट है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी भवन निर्माण पर रोक लगाई हुई है और सिर्फ शिलान्यास और भूमि पूजन की ही अनुमति दी थी। तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया, भूमि पूजन की है। ओके, दरअसल सेंट्रल विस्टा और नए संसद भवन के निर्माण का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहाँ सुनवाई चल रही है, इस वजह से रोक लगी हुई है। तो नए संसद भवन के बारे में बता दूं, इसमें आधुनिक उपकरण होंगे, भूकंप से सुरक्षित होगा ये। इसमें लोकसभा कक्ष में संयुक्त सत्र के दौरान 1224 सांसद बैठ सकेंगे। लोकसभा में जो सांसद बैठेंगे वो 888 लोगों के बैठने की जगह होगी और राज्यसभा में 384 सांसद बैठ सकेंगे। तो थोड़ा बड़ा बनाया गया है, पिछले जो संसद है पुराना वाला उससे थोड़ा बेहतर बनाया जा रहा है। ठीक है, और 3 कोनों का होगा। आप मेरे बगल में इमेज फाइल भी देख रहे हैं। तो कितने क्षेत्र में होगा? पुराना और नया संसद भवन मिलाकर कुल क्षेत्र 21.25 एकड़ होगा। ओके, और ये जो संसद भवन है वो सरकार के सेंट्रल विस्टा जो परियोजना है उसका एक हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा का आप फोटोग्राफ देख लीजिए, इस तरह का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। पूरे प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है, सेंट्रल विस्टा की बात कर रहा हूँ मैं, वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। ठीक है, तो क्या है सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है वो क्या है? तो देखिए, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और इसके आसपास राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जो ग्रीन एरिया पहले था इन दोनों तरफ, तो वहाँ पर ये बिल्डिंग्स बनाई जाएगी। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तैयार किया गया है और इस प्रोजेक्ट को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय संचालित कर रहा है। ठीक है, तो सारे बिल्डिंगें बन जाएंगी, इसी में सचिवालय होगा, मंत्रालय के ऑफिसेज होंगे। 3 स्टेज में पूरा किया जाएगा और पहले चरण में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर के दायरे में जो सेंट्रल विस्टा एरिया है उसको नया रूप दिया जाना है, संसद भवन बनाया जा रहा है। ओके, और इसके अलावा बहुत कुछ बनाया जा रहा है, उसमें 10 भवन बनाए जा रहे हैं सेंट्रल विस्टा में। और राष्ट्रपति भवन से पहले जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है उसको एक एक करके म्यूजियम में बदल दिया जाएगा। उसके बाद नया प्रधानमंत्री कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, ये सब बनेगा। ठीक है, तो ये पूरा ये नया चेंज करने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार की है। तो उसी में ये नए संसद भवन का शिलान्यास कहिए या फिर भूमि पूजन कहिए वो हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इंग्लिश में कहेंगे इसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021, तो उसमें भारत किस स्थान पर है? आंसर होगा 10वें स्थान पर, 10th पोजीशन पे है। देखिए, पेरिस जलवायु समझौते की जो 5वीं वर्षगांठ हुई है तो उसके उपलक्ष्य में 7 दिसंबर को एक रिपोर्ट जारी की गई और इस आंकड़े को जारी किया गया
और ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण जो है आजकल एग्जामिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्वेश्चन उससे रिलेटेड काफ़ी आते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है जो इंडेक्स की है उसके अनुसार टॉप 10 में 3 जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये किसी भी देश को नहीं मिला है, ये रैंकिंग नहीं मिली है क्योंकि कोई भी देश जो है वो पेरिस जलवायु समझौता जो हुआ था उसका एक लक्ष्य बनाया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग को, जो धरती गर्म हो रही है उसको 2 या 1.5 डिग्री से कम रखने की रणनीति थी। जो गर्म हो रहा है तो उसको कम करने की रणनीति थी। तो उसके तहत जो समझौते में जो बातें थी वो ज़्यादातर देशों में ने लागू नहीं की। भारत ने कुछ हद तक किया है काम, कुछ और देशों ने किया है, लेकिन पूरी तरह से लागू ना होने के बाद वजह से 3 जो पोजीशन है उसको खाली छोड़ दिया गया है। तो 4th पोजीशन पे आप देख रहे हैं स्वीडन है, 5th पे यूके है, 6th पे डेनमार्क है, 7th पे मोरक्को है, 8th पे नॉर्वे है और उसका चिली है और 10th पे इंडिया का स्थान है। 2019 में भारत का स्थान 9वां था, हालांकि एक स्थान इंडिया खिसक गया है, लेकिन फिर भी भारत जो है वो टॉप 10 की सूची में रहने में खुद को सफल हुआ है। अच्छा, ग्रीन हाउस उत्सर्जन का जो सबसे बड़ा उत्सर्जक है ग्रीन हाउस गैसों का, जिससे कि धरती गर्म हो रही है, चीन है, उसका स्थान है 33वां। ओके, तो रिपोर्ट का आधार क्या रहा है, कैसे ये रिपोर्ट तैयार की गई? देखिए, रिपोर्ट में कुछ पैरामीटर्स थे, 14 पैरामीटर्स थे और मेन तो 4 थे। जैसे ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है उसमें 40% मार्क्स था। नवीनीकरणीय ऊर्जा जो यानी रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो ऊर्जा का इस्तेमाल यानी एनर्जी यूज़, जलवायु नीति यानी क्लाइमेट पॉलिसी, तो इन सब के लिए 20-20% वेटेज था। ओके, तो इस तरह से देखी गई और चिंताजनक बात ये बताई गई कि दुनिया का कोई भी देश जो है वो पेरिस समझौते लक्ष्य को पूरा करने की जो कसौटी है उस पर खरा नहीं उतरा है। 57 यानी 57 देशों का ये विश्लेषण किया गया है और ये पाया गया कि आधे से अधिक देश जो हैं उनमें कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है, ये भी देखने को मिला। ओके, तो बात कर लेते हैं कि पेरिस जलवायु समझौता जो है वो क्या है, कब हुआ था, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। अब 12 दिसंबर 2015 को हुआ था, 10 साल पूरे होने वाले हैं, हो जाएंगे, और तो उसी पर ये रिपोर्ट जारी की गई है, रैंकिंग जारी की गई। अच्छा, अगर बात करें कि ख़राब रैंकिंग वाले देश कौन से हैं, तो इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका लगातार दूसरी बार सबसे निचले पायदान पर है। ओके, और उसके बाद सऊदी अरब की स्थिति है। आप मेरे बगल में द हिंदू की न्यूज़ रिपोर्ट भी देख रहे हैं। ओके, और ख़राब रैंकिंग वाला तीसरा देश ईरान है। तो जो आप एक इमेज में देख लीजिए, जो रेड कलर का दिख रहा है वो वहाँ पर जो कार्बन उत्सर्जन की स्थिति है और उसको जो पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है उसके अनुसार जो काम करना चाहिए था, तो उन सब देशों ने उतना बेहतर काम नहीं किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। WHO फाउंडेशन का पहला CEO किससे बनाया गया है, किस भारतीय अमेरिकी को बनाया गया है? आंसर होगा अनिल सोनी। ओके, स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अनिल सोनी, तो उनको WHO फाउंडेशन का CEO बनाया गया है अभी 7 दिसंबर को। 1 जनवरी 2021 से वो पदभार संभालेंगे और ये फाउंडेशन जो है दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधित जो चुनौतियां हैं उसको हल करने में WHO और निजी संगठनों के साथ मिलकर काम करेगा। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? आंसर होगा राजकमल झा। कौन है वो? पत्रकार और लेखक है। तो किस लिए उनको दिया गया? तो उनका एक उपन्यास है द सिटी एंड द सी, ये उपन्यास है, तो इसके लिए उनको दिया गया है। और तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड है और इसकी घोषणा अभी हाल ही में की गई है। आयोजक और प्रकाशक हैं पीटर पुंडालो, तो अमेरिकी बेस्ड है, तो उन्होंने ये घोषणा की है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में, ऑनलाइन ये घोषणा की गई है। ओके, और ये जो बुक है उसमें पब्लिक जो राइटर हैं उन्होंने, जो विनर हैं उन्होंने ये 2012 के जो निर्भया बलात्कार और हत्या का जो मामला था उस पर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले फिर से बता दूं कि 2020 का जनवरी से नवंबर तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है। 1200 से ज़्यादा एमसीक्यू हैं। तमाम जो आपके एग्जामिनेशन, चाहे यूपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सब में काम आएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना मत भूलना पीडीएफ, एमसीक्यू साथ में नोट्स भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना है? आंसर होगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। शॉर्ट में कहेंगे इसे ICAR, इंग्लिश में कहेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ओके, तो ये यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी ने इस अवार्ड के लिए ICAR को चुना है। ओके, तो ये थाईलैंड के राजा थे, तो उन्हीं के नाम पर पहले के, तो उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो FAO जो है वो देगा। और ये क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि मिट्टी की उर्वरता को बनाने में सहायता करने में और मिट्टी की जो सेहत है उसको बेहतर करने के योगदान के लिए ये दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, तो उन्होंने दिसंबर 2020 में किन खाड़ी देशों की पहली यात्रा की है? आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। ओके, देखिए ऐसा पहली बार हुआ है जब सेना प्रमुख जो है वो खाड़ी देश गए हैं। अभी जो वर्तमान जो सेना प्रमुख हैं वो गए हैं और 6 डेज़ की यात्रा है और वो अपने जो समकक्ष वहाँ के जो सेना अध्यक्ष हैं उनसे मिलेंगे और सीनियर जो मिलिट्री लीडरशिप है उनसे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो अभी बातचीत हुई है 9 और 10 दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात का उन्होंने दौरा किया है और अब 13 और 14 दिसंबर को सऊदी अरब का वो दौरा करेंगे। ओके, और इस साल सेना प्रमुख नरवणे का उनका ये तीसरा विदेशी दौरा एक तरह से देखा जा रहा है। इससे पहले विदेश सचिव हर्ष श्रृंगाल के साथ उन्होंने म्यांमार की भी यात्रा की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने सांपों और अन्य सरीसृपों जानवरों के लिए पहला एलिवेटेड इको ब्रिज बनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दुनिया के जो बड़े बड़े अखबार हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, इस तरह के, और लंदन का जो अखबार है, तो वो सब इस पर काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और काफ़ी इसकी चर्चा हो रही है। इसका आंसर होगा उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड वन विभाग ने एक अनूठा प्रयोग किया है और रामनगर वन क्षेत्र में एक जो व्यस्त हाईवे है उस पर अपने तरह का पहला एलिवेटेड इको ब्रिज बनाया है, ताकि एक ओर से दूसरी ओर जाने के दौरान वाहन के नीचे कोई भी सांप या सरीसृप जानवर वो मौत उसकी ना हो जाए। बांस, जूट और घास से ये 90 फीट लंबी ये रचना बनाई गई है। ठीक है, 5 फीट चौड़ा है और 40 फीट ऊंचा है ये, और इतना मजबूत है कि 3 वयस्क मनुष्य जो है लोग उसका वजन वो सह सकता है। ठीक है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि तेंदुआ भी उसका यूज़ करेगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नरसंहार के शिकार और इसके पीड़ितों की गरिमा और इस अपराध की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से ये दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 दिसंबर। ओके, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये दिवस आयोजित होता है और उसके आंकड़ों के अनुसार, यूएन के रिपोर्ट के अनुसार हर साल $1 ट्रिलियन का भुगतान जो है वो रिश्वत के रूप में किया जाता है। तो 2020 के थीम क्या है? यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन। अगला क्वेश्चन, पार्थिव पटेल हैं क्रिकेटर, उन्होंने दिसंबर 2020 में क्रिकेट के किन फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, 1 दिवसीय, टेस्ट और T20, उन सब से उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। 9 दिसंबर को उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, ट्वीट भी किया है। और क्रिकेट में उनका जो टोटल करियर है वो 18 साल रहा। 2002 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से डेब्यू किया था, तब उनकी उम्र मात्र 17 साल 153 दिन थे। तो इसी के साथ वो सबसे कम उम्र में बतौर विकेट कीपर जो डेब्यू करने वाले वो पहले प्लेयर बने थे। ओके,
आखिरी जो उन्होंने वनडे खेला था 8 साल पहले खेला था, अभी 35 साल के हैं वो। अगला क्वेश्चन, कोरोना वैक्सीन की तैयारी का जायजा लेने के लिए 9 दिसंबर 2020 को कितने देशों के राजनयिक भारत बायोटेक के लैब में पहुंचे? आंसर होगा 64। ओके, 64 देशों के जो राजनयिक हैं, राजदूत हैं या उपराजदूत हैं, हाई कमिश्नर हैं, वो सब वहाँ पहुँचे भारत बायोटेक और बीई लिमिटेड के लैब में। और वहाँ उन्होंने देखा, हैदराबाद में ये लैब है, तो वहाँ उन्होंने देखा कि किस तरीके से तैयारी चल रही है वैक्सीन बनाने की कोरोना वायरस को लेकर। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, कोरोना वायरस को लेकर भारत की जो तैयारी है वो अपने लेवल पर चल रही है अच्छी खासी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑल इंडिया रेडियो के लेखक साहित्यकार डॉक्टर मधुकर गंगाधर, उनका निधन हो गया 7 दिसंबर 2020 को, तो कहाँ के रहने वाले थे? आंसर है बिहार, पूर्णिया जिले के रहने वाले थे और अच्छा खासा नाम था साहित्य के क्षेत्र में उनका। ओके, और ऑल इंडिया रेडियो के निदेशक और दिल्ली आकाशवाणी के उप महानिदेशक में ये रह चुके थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? आंसर होगा 8 से 14 दिसंबर। ठीक है, जो हस्तशिल्प है, हैंडीक्राफ्ट है, तो उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, उसके महत्व को बताना और उससे होने वाला जो रोजगार है उसके बारे में भी जिक्र करना, तो ये सब उद्देश्य हैं। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और मेरे बगल में पीडीएफ का लिंक आ गया है आज के करंट अफेयर्स का, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या आप इसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ और भी पीडीएफ है 2020 का, 2019 का। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।